Hello students, welcome in your own channel SSDN YouTube channel and social science class। आज हम अपनी आज़ादी के बिल्कुल नज़दीक हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे गांधी जी और हमारे अदर कांग्रेस लीडर्स ने या और नेशनल लीडर्स ने देश की आज़ादी की लड़ाई में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, चाहे वो उसमें रेवोल्यूशनरीज थे, चाहे वो मॉडरेट्स थे, और फाइनली हम आज़ादी के पास पहुंच गए। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, वो कौन सा एक्ट था जिसके अंदर इंडिपेंडेंस हमारी रिटर्न थी, और क्या क्या उस एक्ट के क्या फीचर्स थी, और इंडिया कैसे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेगा। लेट्स बिगिन। This is last chapter of the history of class 8th, chapter 15, India marches ahead. The Indian Independence Act 1947 was passed by the British Parliament. जैसे कि हमने पिछले चैप्टर के एंड में पढ़ा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ पर न्यू पार्टी बनी और नई गवर्नमेंट बनी जो क्लीमेंट एटली थे, जिन्हें कहीं ना कहीं इंडिया के साथ सिम्पथी भी थी, और उन्होंने एक मिशन भी भेजा था इंडिया में। तो इंडियन लीडर्स को कहा था कि आप अपनी इंटर्मिंग गवर्नमेंट भी बनाएं और अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी प्रिपेयर करें। उसी के चलते आगे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था जो कि 1947 एक्ट के नाम से जाना जाता है, एंड इट वाज डिज़ाइन्ड बाय क्लीमेंट एटली, who was he? The Prime Minister of Britain. The Indian political parties agreed on the transfer of power from the British government to the independent Indian government and to partition India into two nations. अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आता है क्वेश्चन कि ये एक्ट किसने डिज़ाइन किया था। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट डिज़ाइन बाय क्लीमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, एंड दिस एक्ट वाज बेस्ड ऑन द प्लानिंग ऑफ माउंटबेटन। इसीलिए इसे इसका एक अनदर नेम से भी जाना जाता है, माउंटबेटन प्लान। और इसके अंदर क्या चीज़ शामिल थी इस एक्ट के अंदर कि इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट रेडी है पावर्स ट्रांसफ़र करने के लिए, कि अब से जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो इंडियन पीपल के पास होगी और उन्हें आज़ादी मिलेगी। लेकिन साथ साथ एक बड़ा डिसीज़न और लिया गया कि इंडिया के पार्टीशन कर दें। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू नेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो एक्ट था वो इसी के बेस पे था। अब इसकी फ़ीचर जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, द फीचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, या इसे कहते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माउंटबेटन प्लान। तो फर्स्ट वन इज़ द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया वुड एंड विद इमीडिएट इफ़ेक्ट, कि अब इंडिया से ब्रिटिशर्स का रूल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। एन इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया वॉज मेड including the United Provinces under the British like Madras Presidency, Carnatic, East Punjab, West Bengal, असम एट्सेट्रा। जो इंडिया के पास, क्योंकि हमने पढ़ा कि इस एक्ट के अंदर इंडिपेंडेंस के साथ साथ पार्टीशन भी थी, तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि कौन से पार्ट इंडिया के पास रहेंगे और कौन से पार्ट जो पाकिस्तान के पास आएंगे। तो जो इंडिया के पास था वो कौन से हैं, जिसके अंदर यूनाइटेड प्रोविंसेस जो ब्रिटिशर्स ने अपने ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज बनाई थी वो भी इंडिया के पास आई। कार्नेटिक भी, ईस्ट पंजाब, जो पंजाब का आपको सभी को पता है कि जो वेस्टर्न पार्ट था पंजाब का वही पाकिस्तान है। जो पंजाब का ईस्ट पार्ट है वो इंडिया में, और जो वेस्ट पंजाब था वो पाकिस्तान बना। इसी तरह वेस्ट बंगाल, जो उसका बंगाल का ईस्टर्न पार्ट था वो पाकिस्तान के पास गया, बाद में जाकर वो भी एक अलग देश बना, एंड असम इंडिया के पास। नेक्स्ट इज़ वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध एंड ईस्ट बंगाल वुड गो टू पाकिस्तान। The princely states were given the freedom to decide which dominion to join। और उस टाइम हमारी कंट्री के अंदर कुछ छोटी रियासतें, देसी रियासतें जिन्हें कहा जाता है प्रिंसली स्टेट थे, जो इंडिपेंडेंट थी, और उन्हें भी उस टाइम ये राइट दिया गया उस एक्ट के अंदर, इफ़ दे वांट टू ज्वाइन विद द पाकिस्तान they can go with Pakistan, and if they want to merge with India they can merge with India। तो उन्हें ये इंडिपेंडेंस, ये फ्रीडम दे दी गई कि वो खुद डिसाइड करेंगे कि उन्होंने किस प्रेसिडेंसी को या किस कंट्री को ज्वाइन करना है। या तो वो इंडिया के साथ रह सकते हैं या वो
पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। सो द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर ग्रांटेड कंप्लीट फ्रीडम एंड दे बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। दोनों को आज़ादी मिल गई कम्प्लीटली, और उन दोनों को ही ब्रिटिश जो कॉमनवेल्थ वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उसका भी मेंबर बनाया गया। और जो इंडिया के पहले इंडियन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे, दैट वाज दादा भाई नौरोजी, द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, दैट वाज दादा भाई नौरोजी। और आप सभी को पता है कि जब इंडिपेंडेंस होता है, इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं आज भी हमारी कंट्री में, तो उस दिन हमारा तिरंगा लहराया जाता है। कहाँ पर और कौन लहराता है? प्राइम मिनिस्टर। और कहाँ पर? रेड फोर्ट में। और जब रिपब्लिक डे होता है तो प्रेसिडेंट इंडिया गेट पे झंडा लहराते हैं। तो जब हमें आज़ादी मिली थी, इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने हमारे जो देश का तिरंगा था उसे रेड फोर्ट पे लहराया था। और डू यू नो में देखो, जो हमने अभी ऊपर बात की थी कि प्रिंसली स्टेट जिन्हें फ्रीडम दी थी कि वो किसी भी कंट्री के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, तो उस टाइम जो हमारे एक प्रमुख लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स थी जो लगभग 565 या उससे भी कुछ ज़्यादा थी, उन सभी स्टेट्स के साथ उन्होंने डिस्कशन किया, बहुत मेहनत की और उन्हें कन्विंस किया इंडिया के साथ मिलने को। सरदार पटेल अपील टू द स्टेट्स दैट दे वुड बेनिफिटेड बाय ज्वाइनिंग इंडिया। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एक्सीडेड टू इंडिया बाय August 15, 1947 एक्सेप्ट द स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड हैदराबाद विच ज्वाइंट लेटर। तो उनकी एफर्ट्स के बाद जब उन्होंने उन सभी प्रिंसली स्टेट को कन्विंस किया कि उन्हें इंडिया के साथ मिलना चाहिए, इससे उनको बेनिफिट रहेगा, तो उनकी कोशिशों के बावजूद बहुत सारी जो रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट थी, दे ज्वाइंट इंडिया। उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, सिर्फ कुछ को छोड़कर जिन्होंने लेटर ऑन ज्वाइन किया इंडिया को। तभी तो उन्हें जो यूनिटी का सिंबल उन्हें जो ऑनर किया गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो उनको ऑनर करने के लिए इंडिया में बनाया गया, क्योंकि उन्होंने हमारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्हें एक करके इंडिया का पार्ट बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लॉर्ड माउंटबेटन was the last viceroy of India and he became the first governor general of independent India। देखो, जब हमारे कंट्री को आज़ादी मिली थी उस टाइम वॉइस राय, और अगर ब्रिटिश जो लास्ट वॉइस राय थे वो कौन थे? माउंटबेटन। और उसके बाद जो एक्ट पास किया गया था, उसके बाद फ्री इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल भी कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसका जो पहले गवर्नर जनरल थे वो तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, वही वाइसरॉय थे लास्ट, और उन्हीं का नेम बदलकर गवर्नर जनरल हो गया उस पोस्ट का, और तब वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य वॉज अपॉइंटेड द नेक्स्ट गवर्नर जनरल एंड ही वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू बिकम अ गवर्नर जनरल, क्योंकि उसके बाद ये डेजिग्नेशन ये ख़त्म कर दिया गवर्नर जनरल का जो पूरे कंट्री का था, वो नहीं थे। 560 princely states joined India. The states of Junagadh and Hyderabad joined India after the military action. Means वो शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने नहीं ज्वाइन किया, तो फिर उन्हें फोर्सफुली मिलिट्री की मदद से उन्हें इंडिया का पार्ट बनाया गया। And some other colonial state which were under the foreign rule, they were also liberated. पौंडीचेरी जो कि फ्रेंच के अंडर था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया के अंडर रह गया था, उनकी कैपिटल थी, वो कब उनसे आज़ाद हुए? 1953 to 54 के बीच में। और गोवा जो वहाँ के पोर्तुगीज़ का रूल था वो 1961 में। एंड सिक्किम जो कि ब्रिटिश के अंडर ही था, इट बिकम पार्ट ऑफ द इंडिया इन 1975। ऊपर डू यू नो में देखा,
or at the time of partition of India, about 6 million people crossed the border in a two-way exodus. Communal rights were claimed. Thousands of lives on both sides. देखो जब देश का बंटवारा हुआ, कितने लोग पाकिस्तान और इंडिया में भगदड़ मची, इधर उधर गए अपने, और कितने लोगों ने उसमें जान गंवाई। देश में जो उस टाइम देखो सिचुएशन ऐसी थी कि हमें आज़ादी भी चाहिए थी, लेकिन जो हमें आज़ादी मिली वो टुकड़ों में मिली। बट उस टाइम हमारे पास कोई और अल्टरनेट नहीं था। अगर हम उस एक्ट को या उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट ना करते तो शायद आज हमें और भी कई साल बाद वो आज़ादी मिलती। तो इसलिए वो लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा रहा। कंट्री के अंदर रॉयट्स हुए, धर्म के नाम पर दंगा फसाद जो ब्रिटिशर्स ने बीज बो दिए थे वो काफ़ी टाइम तक चले। उन्हीं के जो धर्म के आधार पर दंगा फसाद हुआ, कितने ही लोग मारे गए, कितने लोग बेघर हो गए और बिछड़ गए एक दूसरे से। और इस मैप में देखो आप, ये देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया एंड पाकिस्तान 15 अगस्त 1947। जो ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा है जो कि पाकिस्तान के पास है, और जो सेफ्रन कलर वहाँ इंडिया, और जो रेड कलर है दैट वाज ब्रिटिश अंटिल द 1948। और जो पिंक कलर आपको नज़र आ रहा है जो कि जिन्होंने पहले ज्वाइन नहीं किया था, नेटिव स्टेट्स नॉट येट ज्वाइंड आइदर डोमिनियन, किसी को भी नहीं ज्वाइन किया था उन्होंने, ना इंडिया को ना ही पाकिस्तान को। और पोर्तुगीज़ जो कि गोवा में आपको नज़र वहाँ 1961 में, और फ्रेंच अंटिल द 1961 वो भी। नाउ इंडिया एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये प्रपोज़ल हमारे पास 1946 में ही आ गया था, जब हमें कहा गया कि आप अपनी गवर्नमेंट तैयार करें और अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाएं। क्योंकि हमारे जो नेशनल लीडर थे उन्होंने आज़ादी से पहले ही प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी कि जब हमें आज़ादी मिलेगी देश का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसी हमने गवर्नमेंट बनानी है, और आने वाले टाइम में हमने इन मुसीबतों से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि ताकि दोबारा इंडिया कभी ऐसी सिचुएशन में ना आए। तो वो प्लानिंग, वो डिस्कशन पहले ही शुरू हो गई, और उस प्लानिंग के लिए एक असेंबली बनाएगी जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इट वाज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ इनडायरेक्टली इलेक्टेड। डायरेक्ट इलेक्शंस उस टाइम नहीं थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर थे जो कि कंट्री के डिफरेंट पार्ट से और डिफरेंट कम्युनिटी और डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट रीजन से थे, जिन्होंने असेंबली बनाई और इंडिया के फ्यूचर के बारे में डिस्कशन शुरू की थी। Even before India became independent, a constituent assembly was formed with indirectly elected members of the Provisional Legislative Assembly, and it held its first session in 1947. It reassembled on August 14, 1947 as the Sovereign Constituent Assembly for the Dominion of India. यहाँ पर जो वर्ड है सॉवरेन, इससे आप बहुत अच्छे से परिचित हो। सॉवरेन मीन्स व्हेन वी आर फ्री टू टेक आवर ऑन डिसीजन, कि अब जो हम डिसीजन लेंगे, हम जो भी आगे पॉलिसीज़ बनाएंगे या लॉ बनाएंगे, उसमें ब्रिटिशर्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे। The Constitution was passed on November 26, 1949 and adopted on January 26, 1950 when India became a republic. When did India become republic? On 26 January 1950, because we adopted our Indian Constitution. It was enforced or adopted on 26 January 1950. So Constituent Assembly took almost 3 years to complete the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा? लगभग 3 साल, 2 years 11 months और 18 days to complete the drafting of constitution of for India. It elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India, and Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister, and Sardar Vallabhbhai Patel became the first Deputy Prime Minister of Free India.
और जो इंडिया में इलेक्शंस का दौर शुरू हुआ दैट वाज 1952। इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952। जनरल इलेक्शन मीन्स व्हेन द इलेक्शंस हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री एट द सेम टाइम और विद इन द फ्यू डेज और वीक्स। जब पूरी कंट्री में यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उन इलेक्शंस को क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने हमें आज़ादी दी उस टाइम देश की इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन जा चुकी थी। दे ruined आवर इकॉनमी, दे एक्सप्लॉइटेड आवर रिसोर्सेज एंड वी हैव टू फेस मैनी चैलेंजेस। उस टाइम हमारी गवर्नमेंट के आगे बहुत सारे चैलेंजेस थे कि हमने अपनी प्रोग्रेस को आगे लेके जाना था, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री के गवर्नमेंट ने हम उन पॉलिसीज़ ऐसी अडॉप्ट की कि हमने अपनी प्रोग्रेस की तरफ कदम बढ़ाए। और बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्शन भी की कि शायद इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है जो कल्चर, रिलीजियस और लैंग्वेज बेस पे भी है, तो वहाँ पर सक्सेस पाने में मुश्किल आएगी। So the Indian economy was made great strides since 1947. It has undergone great infrastructure upgradation. उसी बेस पर बहुत सारे लोगों ने क्या प्रेडिक्ट किया था? That India would not be able to work as a united democratic country due to the cultural diversity, religion, caste, language। क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत वैरायटी है, चाहे वो रिलीजन बेस पर है, चाहे वो फिज़िकली, अगर जियोग्राफिकल हम देखें, कल्चर बेस पे, तो इतनी डाइवर्सिटी के साथ कोई एक सेटअप अडॉप्ट करना, डेमोक्रेसी को सक्सेस लाना कोई आसान बात नहीं थी। बट सच प्रेडिक्शन प्रूव टू बी रॉन्ग। लेकिन इंडिया में वो सारी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई। इन स्पाइट ऑफ हैविंग न्यूमरस इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, India has survived as a nation with a single unified identity। तभी तो कहते हैं इंडिया के अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। But unfortunately, our progress has been hampered by terrorism and cross-border attacks। नो डाउट कि हमें बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, जिसमें टेररिज्म बहुत मुख्य जिसमें रहा, वो आज भी हम उसको फेस कर रहे हैं। और क्रॉस बॉर्डर अटैक, जब दूसरी कंट्री हमारे ऊपर अटैक कर देती है, जैसे आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान में के बीच में भी वॉर हुई थी, इंडिया और चाइना के बीच में भी। So our economic progress can be witnessed in expansion and diversification of production both in industry and agriculture। इतने challenges के बावजूद भी इंडिया ने अपनी प्रोग्रेस की तरफ कदम आगे बढ़ाई। और इसका प्रूफ था कि हमने दोनों एरिया में, चाहे वो हमने इंडस्ट्रीज़ हैं चाहे एग्रीकल्चर, दोनों में हमने एक्सपेंशन की प्रोडक्शन के अंदर। द गवर्नमेंट हैज़ बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। और ये सारी चीज़ें किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मींस प्री रिक्वायरमेंट, बेसिक नीड्स होती हैं। अगर हमने कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है, आईटी, पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट, तो हमारी गवर्नमेंट ने वो प्रोवाइड की। दे फॉलो पॉलिसी ऑफ इनकरेजिंग इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज़ एंड गिवन देम अ लॉट ऑफ असिस्टेंस। जो नई इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी उन्हें गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया अलग अलग तरीके से, चाहे वो उनमें जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनमें लीनियंसी करी, चाहे वो उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करना, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ उन्हें सपोर्ट देकर असिस्ट करके इंडस्ट्रीज़ को आगे लेकर आए। इसी तरह एग्रीकल्चर को भी, क्योंकि इंडिया जो है एग्रीकल्चर कंट्री है और हमारी इकॉनमी टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है उस टाइम में, तो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए, जैसे मशीन्स, मैकेनाइजेशन किया गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़, फर्टिलाइज़र एंड रिसर्च हैव इम्प्रूव्ड द सिनेरियो। As a result, agriculture production has shot up both qualitatively and quantitatively। Means क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, और क्वांटिटी में जो प्रोडक्शन पहले से कई गुना बढ़ गई। और उसकी जो विटनेस हम अगर कहें, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थी, दैट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन
एंड द वाइट रेवोल्यूशन एट्सेट्रा। ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर ट्रिमेंडस इंक्रीज़ हुआ, जो हमने एग्रीकल्चर चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि पैकेज टेक्नोलॉजी की वजह से जो फर्टिलाइज़र, न्यू मेथड ऑफ इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न की वजह से जो हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज़ किया था एकदम से, उसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। इसी तरह जो मिल्क प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर हमने प्रोग्रेस करी थी तो उसे वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। सो दीज वर द विटनेस ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन ऑफ आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। डू यू नो में भी बताया तो इंडियन इकोनॉमी हैज़ प्रोग्रेस ट्रिमेंडसली, yet compared to some other developed countries we still need improvement in every sector। चाहे हमने बहुत डेवलपमेंट कर ली, लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल पर कंपैरिजन करें अदर कंट्रीज़ के साथ, तब अभी हमें और डेवलपमेंट अभी करनी है। तो मीन्स वी आर ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। सो जैसे जापान एक छोटा सा देश है इंडिया से, बट हैज़ डेवलप एट वेरी फास्ट रेट इन टेक्नोलॉजी। उस कंट्री के पास रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स को इतना जो इम्प्रूव किया, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है एजुकेशन के अंदर, और उनका अब टेक्नोलॉजी इतनी है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें, उनका जन्मदाता या बिगनिंग जो सबसे पहले कहाँ होते हैं, जापान से हो रही है। इंडिया अडॉप्टेड द पाथ ऑफ प्लान डेवलपमेंट, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने अब डेवलपमेंट करनी थी। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाया। जो अदर कंट्रीज़ के बेस्ट पॉइंट्स थे उन्हें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। उन्हीं में से एक पॉइंट था कि हमने जो 5 ईयर प्लान्स थे कि हमने अपनी डेवलपमेंट कंट्री की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस था उसकी प्लानिंग करनी थी, किस ढंग से और किस एरिया से हम डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने जो अडॉप्ट किया था दैट वाज 5 ईयर प्लान, और ये आइडिया हमने लिया था यूएसएसआर से, रशिया से। 5 ईयर प्लान्स वर मेड टू एंश्योर सिस्टमेटिक प्रोग्रेस इन ऑल सेक्टर्स, ताकि हम कंट्री के हर सेक्टर के अंदर, हर एरिया के अंदर डेवलपमेंट कर सकें, जो कि प्लानिंग से हो गई। तो 5 ईयर प्लान जो क्या होता है, जिसके अंदर पूरे 5 साल का, क्योंकि गवर्नमेंट भी 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होती है, तो उन 5 ईयर्स के अंदर पूरी प्लानिंग, सिस्टमेटिक प्लानिंग बनाई जाती है कि किस किस एरिया के अंदर कितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करेगी, क्या क्या डेवलपमेंट होगी। और जो लास्ट ईयर होता है उस प्लानिंग का, उसके अंदर कंक्लूजन निकाला जाता है, उसे चेक किया जाता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव में कहाँ तक जो हम उसे अचीव किया ऑब्जेक्टिव्स को, ताकि हम जो कमियां रह गई हैं उन्हें नेक्स्ट प्लान के अंदर हमें उन्हें इंक्लूड कर सकें। तो जो इंडिया के अंदर ये जो प्लानिंग थी 5 ईयर प्लान, जिसके लिए प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था 1950 में, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज प्रेजेंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1951 to 56 बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट वाज जवाहरलाल नेहरू इन पार्लियामेंट। हमने प्राइम मिनिस्टर की पावर्स में भी पढ़ा था कि जो इलेक्शन कमीशन है या 5 ईयर प्लान है, उसके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एट प्रेजेंट वी आर इन द 12th 5 ईयर प्लान। इन 2015 द प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। जो प्लानिंग कमीशन था, अब उसका नेम चेंज होकर क्या हो गया है, नीति आयोग। नीति इट्स अ शॉर्ट फॉर्म, its full form is National Institute for Transforming India, and it was formed in 2015. It is a policy think tank of Government of India, जो कि मोदी जी की गवर्नमेंट ने बनाया था, जिसमें प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज होकर क्या हो गया था, नीति आयोग। और इट वाज फॉलोड द टॉप डाउन मॉडल। द स्टेटेड एम ऑफ नीति आयोग
creation is to foster involvement and participation by state government in economic policy making process। मीन्स कंट्री की जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे और ज़्यादा फास्ट भी करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए मैक्सिमम पार्टिसिपेशन भी हो रही थी, किसकी, साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के भी, जिसमें सेंट्रल के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी उसमें इंक्लूड किया जा रहा था। द एम्फोसिस इज ऑन बॉटम अप अप्रोच टू मेक इंडिया मूव टुवर्ड्स अ कोऑपरेटिव फेडरेशन। तो ये तो थी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में। अब कंट्री की जो इंडियन